गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और पसंद आए तो गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था। तो इल्तुतमिश संबंधित था दोस्तों गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी से, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। बाकी गुलाम वंश से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। बाकी इल्तुतमिश ये गुलाम वंश से संबंधित था। बाकी इल्तुतमिश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इल्तुतमिश ने दोस्तों गुलाम वंश के अंदर शासन किया 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक, और इसे दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया। और इसने अपनी राजधानी को दोस्तों लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर लिया। फिर इल्तुतमिश ने दोस्तों इक्ता प्रणाली या इक्ता सिस्टम की शुरुआत की, और इल्तुतमिश ने अगला मुख्य काम किया कि इसने 2 सिक्के चलवाए। और ये एग्जाम में दोस्तों बहुत पूछा जाता है कि इल्तुतमिश ने जो 2 सिक्के चलवाए उनका नाम क्या था। तो इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए सिक्कों में चांदी वाले सिक्कों को कहा गया दोस्तों टका, और तांबे वाले सिक्के को कहा गया जीतल। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग इल्तुतमिश से ध्यान में रखिएगा कि इसने 1211 से लेकर 1216 तक बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर इसी के समय में दोस्तों 1221 में चंगेज खान का पहली बार आक्रमण होता है दोस्तों भारत पर। फिर 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से सम्मान पत्र प्राप्त होता है। और इसके बाद आप लोग अगला पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि इल्तुतमिश ने दल चलीसा या इसी को तुर्कान ए चहलगानी भी कहा जाता है इसकी शुरुआत की। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो इतनी बात आप लोग इल्तुतमिश से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। तो चौरी चौरा कांड ये हुआ था दोस्तों 1922 में, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। बाकी चौरी चौरा कांड से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि चौरी चौरा कांड ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में। और इसमें दोस्तों भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन या थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई। फिर चौरी चौरा कांड का परिणाम यह रहा दोस्तों कि गांधी जी ने इसके बाद असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। और फिर 1922 में ही दोस्तों गांधी जी को 6 वर्ष की सजा हो गई। तो चौरी चौरा कांड से इतनी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि चौरी चौरा कांड ये होता है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में, और इसके अंतर्गत एक भीड़ ने दोस्तों एक थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। फिर इसके बाद गांधी जी गिरफ्तार होते हैं और उन्हें 6 वर्ष की सजा होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मेगास्थनीज
किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज ये आया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी इस क्वेश्चन के संदर्भ में कुछ और पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 305 ईसा पूर्व में दोस्तों होता है सिंधु का युद्ध, और ये युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के बीच में। और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजयी होते हैं और सेल्यूकस निकेटर की बुरी तरह से हार होती है। फिर इसके बाद दोस्तों सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से संधि करने के लिए आता है और उसने अपनी पुत्री का विवाह किया चंद्रगुप्त मौर्य से। और इसी सेल्यूकस निकेटर ने दोस्तों एक राजदूत भेजा जिसका नाम था मेगास्थनीज, और इस मेगास्थनीज ने दोस्तों एक किताब या ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है इंडिका, और ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सेल्यूकस निकेटर ने एक यूनानी राजदूत भेजा जिसका नाम था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और उसने किताब लिखी है जिसका नाम क्या है? तो वो है इंडिका। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल ये बनवाया था दोस्तों शाहजहां ने, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी यहाँ से 2-4 पॉइंट और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के याद में बनवाया था, और ताजमहल का निर्माण दोस्तों कुल 22 वर्षों तक चला था, और इसका निर्माण चला था 1631 से लेकर 1653 ईस्वी तक। और ताजमहल के वास्तुकारक या आर्किटेक्ट थे दोस्तों उस्ताद ईसा और उस्ताद अहमद लहरी। तो ताजमहल के बारे में इतनी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसको बनवाया था शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में, और इसका निर्माण चला था 1631 से लेकर 1653 तक, कुल 22 वर्षों तक। और इसके आर्किटेक्ट या वास्तुकारक थे उस्ताद ईसा और उस्ताद अहमद लहरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात या वाटरफॉल्स कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात या वाटरफॉल्स दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से यहां पर होगा नोह कलिकाई फॉल्स या नोह कलिकाई जलप्रपात, जो कि पड़ता है मेघालय में। बाकी वैसे दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, और ये स्थित है दोस्तों वाराही नदी पर, जो कि पड़ता है कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात होगा नोह कलिकाई वाटरफॉल्स या जलप्रपात, जो कि पड़ता है मेघालय में। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बाकी इसके बाद आप लोग भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जो कि है दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात, और ये कुंचिकल जलप्रपात ये पड़ता है दोस्तों वाराही नदी पर, जो कि स्थित है कर्नाटक राज्य में। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि दोस्तों ऊंचाई के संदर्भ में दूसरे स्थान पर जलप्रपात आता है, और ये है बरेही पानी जलप्रपात, और ये स्थित है बुदब लंगा नदी पर, और ये पड़ता है उड़ीसा राज्य में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये नाम थोड़ा सा गलत हो गया दोस्तों, ये है नोहा कलिकाई जलप्रपात, जो क्वेश्चन में है दोस्तों। तो नोहा कलिकाई जलप्रपात ये दोस्तों है वर्षा जल से बना हुआ एक जलप्रपात, और ये पड़ता है मेघालय राज्य में। तो नोहा कलिकाई जलप्रपात ये वर्षा जल के द्वारा बना हुआ है, और ये पड़ता है मेघालय में। फिर इसके बाद आप लोग अगला ध्यान में रखिएगा दूध सागर जलप्रपात, और दूध सागर जलप्रपात ये स्थित है दोस्तों मांडवी नदी पर, और ये पड़ता है गोवा राज्य में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा जोग्यागार सोप्पा, और जोग्यागार वाटरफॉल्स को दोस्तों ही कहा जाता है गांधी सागर
वाटरफॉल्स या जलप्रपात, और ये स्थित है शरावती नदी पर जो कि पड़ता है कर्नाटक में। तो जोग या गारसोप्पा से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जोग या गारसोप्पा को ही कहा जाता है गांधी सागर वाटरफॉल्स या जलप्रपात, और ये स्थित है दोस्तों शरावती नदी पर जो कि पड़ता है कर्नाटक राज्य में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा ये ना जलप्रपात, और ये ना जलप्रपात ये स्थित है दोस्तों नर्मदा नदी पर, और ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। फिर इसके बाद आप लोग आगे ध्यान में रखिएगा शिव समुद्रम जलप्रपात, और शिव समुद्रम जलप्रपात ये पड़ता है दोस्तों कावेरी नदी पर, और ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा धुआंधार जलप्रपात, और ये स्थित है दोस्तों नर्मदा नदी पर, और ये है मध्य प्रदेश में। फिर हुंडरू जलप्रपात ये है दोस्तों स्वर्णरेखा नदी पर, और ये पड़ता है झारखंड राज्य में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा लास्ट में चित्रकूट जलप्रपात, और ये स्थित है दोस्तों इंद्रावती नदी पर, और ये कहाँ पर है तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो ये भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं जिन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, लू किस प्रकार की हवा है? तो लू दोस्तों एक प्रकार की गर्म और शुष्क हवा है जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है? तो अरावली पर्वतमाला की दिशा है दोस्तों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो शुरू होती है दिल्ली से, और कहाँ पर जाकर खत्म होती है तो वो जाकर खत्म होती है गुजरात में। तो ऐसी दिशा है दोस्तों। तो अरावली जो पर्वतमाला है उसकी दिशा हो गई उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक। बाकी नोट्स में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सबसे पुरानी जो पर्वतमाला है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला, और अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी या हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो वह दोस्तों गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और अरावली जो पर्वत श्रृंखला है यह एक प्रकार का दोस्तों अवशिष्ट पर्वत या रेसिडुअल माउंटेन है, और इसकी दिशा है उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक। और मानसून पर दोस्तों इसका कोई भी प्रभाव नहीं है, क्योंकि मानसूनी हवाओं को यह रोक नहीं पाती, इसीलिए दोस्तों राजस्थान में कम बारिश होती है। तो इतनी बात आप लोग अरावली पर्वत श्रृंखला से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बना है? तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। बाकी नोट्स में आप लोग कुछ और पॉइंट ध्यान में रखिएगा सुंदरबन डेल्टा से, कि भारत के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों सुंदरबन डेल्टा, और ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से। और सुंदरबन डेल्टा में पाए जाने वाला प्रमुख वन कौन सा है? तो वो है दोस्तों मैंग्रोव वन। और यहाँ पर दोस्तों जो प्रसिद्ध जीव या एनिमल पाया जाता है वो कौन सा है? तो वो है रॉयल बंगाल टाइगर। और सुंदरबन डेल्टा की स्थिति में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सुंदरबन डेल्टा का कुछ भाग पड़ता है दोस्तों वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में, और कुछ भाग इसका पड़ता है बांग्लादेश में। तो इतनी बात आप लोग सुंदरबन डेल्टा से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, मानसरोवर झील कहाँ है? तो मानसरोवर झील ये स्थित है दोस्तों तिब्बत चीन में, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मानसरोवर झील ये स्थित है तिब्बत चीन में। बाकी मानसरोवर झील से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मानसरोवर झील ये दोस्तों 3 नदियों का उद्गम स्थल है, और ये 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये हैं दोस्तों सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। तो मानसरोवर झील ये दोस्तों सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और मानसरोवर झील दोस्तों यह एक मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, और इसी के बगल में स्थित है दोस्तों राक्षस ताल, राक्षस ताल।
और ये राक्षस ताल दोस्तों खारे पानी की एक झील है। तो राक्षस ताल ये मानसरोवर झील के बगल में है और यह एक खारे पानी की झील है। बाकी मानसरोवर झील यह दोस्तों एक मीठे पानी की झील है और यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं जो कि है सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। और मानसरोवर झील ये पड़ता कहाँ पर है? तो मानसरोवर झील ये स्थित है तिब्बत, चीन में। तो इतनी बात आप लोग इस क्वेश्चन से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल होता है दोस्तों कुल 5 वर्षों का, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी इस क्वेश्चन के संदर्भ में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों आप लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लोग यह ध्यान में रखिएगा कि गवर्नमेंट का हेड या सरकार का मुखिया कौन होता है? तो वो होता है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री। बाकी इंडिया स्टेट का हेड मतलब भारत संघ का हेड कौन होता है? तो भारत राज्य का हेड होता है प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। बाकी राष्ट्रपति को दोस्तों हमारे संविधान में दिया गया है संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। तो इतनी बात आप लोग सबसे पहले यहाँ से ध्यान में रखिएगा कि प्रेसिडेंट महोदय ये होते हैं भारत राज्य के हेड या मुखिया और इन्हें दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग राष्ट्रपति महोदय से ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति महोदय की निर्वाचन या इलेक्शन को दिया गया है अनुच्छेद 54 में और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है या निर्वाचन होता है दोस्तों वो होता है इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोस्तों शामिल कौन कौन लोग होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित या इलेक्टेड सदस्य। बाकी राज्य विधानसभा के दोस्तों जो निर्वाचित सदस्य होते हैं मतलब एमएलए मतलब विधायक जो राज्यों से होते हैं वो शामिल होते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। और इसके बाद तीसरा कौन होता है? तो ये दोस्तों यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभा होती है उसके जो निर्वाचित या इलेक्टेड सदस्य होते हैं मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के जो विधायक होते हैं वो भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में शामिल होते हैं। तो कुल मिलाकर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन को दिया गया है अनुच्छेद 54 में और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो होता है इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष मतलब सीधे जनता के द्वारा ये नहीं चुने जाते। बाकी इनके निर्वाचन में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी विधानसभाओं के जो एमएलए या विधायक होते हैं वो लोग इनके निर्वाचन में शामिल होते हैं। बाकी नोट्स में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोस्तों किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य या नॉमिनेट सदस्य शामिल नहीं होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों राष्ट्रपति से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति महोदय के कार्यकाल को दिया गया है अनुच्छेद 56 में और इसके अनुसार राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल होगा 5 साल का। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग नोट्स में ध्यान में रखिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद ये दो दोस्तों भारत के ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। बाकी डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति हुए थे। इसके बाद राष्ट्रपति से अगला पॉइंट या अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता है दोस्तों उसे दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 58 में और इसके अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और व्यक्ति लोकसभा के इलेक्शन के लिए योग्य होना चाहिए और उसकी उम्र 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए और वह व्यक्ति किसी लाभ पद पर न हो। तो राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता है उसे दिया गया है अनुच्छेद 58 में।
इसके बाद राष्ट्रपति महोदय से अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने संबंधी प्रावधानों को दिया गया है अनुच्छेद 60 में। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश हैं वो, और इनकी अनुपस्थिति में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे सीनियर मोस्ट जज या न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलवाएंगे। बाकी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है दोस्तों उसे दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में। तो राष्ट्रपति से इतना पॉइंट या अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर को, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। बाकी दोस्तों यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हमारा जो संविधान है उसे दोस्तों आंशिक रूप से लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन को दोस्तों हम लोग हर वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। बाकी हमारा जो संविधान है दोस्तों उसे पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी के दिन को दोस्तों हम लोग हर वर्ष मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हमारा जो संविधान है इसे आंशिक रूप से लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और हर वर्ष हम लोग 26 नवंबर के दिन को मनाते हैं संविधान दिवस के रूप में। और हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और हम लोग हर वर्ष 26 जनवरी के दिन को मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मताधिकार या वोटिंग की आयु कितनी है। तो मताधिकार या वोटिंग की उम्र है दोस्तों 18 वर्ष, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी यहाँ से एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहले दोस्तों जो वोटिंग की उम्र थी वो थी 21 वर्ष, लेकिन इसे 61वां संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के जरिए दोस्तों जो वोटिंग की उम्र थी उसे घटाकर कर दिया गया 18 वर्ष। तो वर्तमान में वोटिंग की उम्र कितनी है, तो वो है 18 वर्ष। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो मताधिकार की उम्र है वो पहले थी 21 वर्ष, और इसे 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा घटाकर कर दिया गया 18 वर्ष, और यही वर्तमान में भी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग का गठन कब हुआ। तो नीति आयोग का गठन हुआ दोस्तों 1 जनवरी 2015 को, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। और नीति आयोग ये दोस्तों स्थान लिया किसका, तो ये स्थान लिया योजना आयोग का। योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन भी इसी को कहते हैं। और योजना आयोग कब बना था, तो ये बना था दोस्तों 15 मार्च 1950 को। और ये जो दोनों आयोग हैं दोस्तों, इन दोनों का अध्यक्ष कौन होता था, तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता था दोस्तों जो वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री हो वो, और इसी प्रकार से नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होगा, तो जो वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। और वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, तो वो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। बाकी नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन या उपाध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्तों, तो इनका नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। इनका नाम है सुमन बेरी। तो सुमन बेरी जी ये वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। बाकी नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये दोस्तों नीति आयोग का फुल फॉर्म है। तो इतनी बात आप लोग नीति आयोग से ध्यान में रखिएगा कि नीति आयोग ये योजना आयोग के स्थान पर बना 1 जनवरी 2015 को। और योजना आयोग कब बना था? तो ये बना था 15 मार्च 1950 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, बैंकिंग ओम्बुड्समैन किससे संबंधित है? तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन ये संबंधित है दोस्तों बैंक शिकायत निवारण से, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, CRR का पूरा नाम क्या है? तो CRR का पूरा नाम है दोस्तों कैश रिजर्व रेशियो, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महंगाई मापने का सूचकांक क्या है? तो महंगाई मापने का सूचकांक होता है दोस्तों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या CPI, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में अधिक रोजगार होता है? तो किस क्षेत्र में अधिक रोजगार होता है दोस्तों? तो वो है कृषि, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई या यूनिट है दोस्तों एम्पियर। बाकी वोल्ट, वोल्ट किसकी यूनिट है दोस्तों? तो ये है विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस की। बाकी वाट ये दोस्तों है शक्ति की यूनिट या शक्ति का मात्रक। और ओम, ओम दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक हो गया दोस्तों एम्पियर, वोल्ट ये मात्रक है विभवांतर का, वाट मात्रक है शक्ति का, और ओम किसका मात्रक है? तो ये है प्रतिरोध का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं दोस्तों फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पौधे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु सबसे हल्का है? तो सबसे हल्का धातु कौन सा है दोस्तों? तो वो है लिथियम, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। तो सबसे हल्का धातु हो गया दोस्तों लिथियम। बाकी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है दोस्तों? तो वो है सिल्वर या चांदी। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक या कंडक्टर कौन सा है? तो वो है सिल्वर या चांदी। बाकी सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो वो है लिथियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान होता है दोस्तों 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी फ़ारेनहाइट में दोस्तों होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चुंबक के दो ध्रुव कौन से होते हैं? तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं दोस्तों नॉर्थ और साउथ, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो अयोध्या बसा है दोस्तों सरयू नदी के किनारे, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कानपुर अपना स्थित है दोस्तों गंगा नदी के किनारे, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो ताजमहल को बनवाया था दोस्तों शाहजहां ने, और ये स्थित है आगरा शहर में, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों मोर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है दोस्तों कमल, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड हेल्थ डे ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 7 अप्रैल को, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी अप्रैल महीने के कुछ प्रमुख दिवस आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग अप्रैल में ध्यान में रखिएगा 7 अप्रैल को, और इस दिन मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 7 अप्रैल को ही दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, और 7 अप्रैल को ही दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। फिर 14 अप्रैल को दोस्तों हर वर्ष मनाया जाता है अंबेडकर जयंती के रूप में, और 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस के रूप में, और 25 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया दिवस के रूप में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, एशियाई खेल कितने वर्ष में होते हैं? तो एशियाई खेल और ओलंपिक ये दोनों दोस्तों हर 4 वर्ष में होते हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। बाकी एशियाई खेल से आप लोग कुछ और पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो पहला एशियाई खेल ये हुआ दोस्तों 1951 में नई दिल्ली में। बाकी एशियाई खेल कराता कौन है? तो ये कराता है दोस्तों ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ये दोस्तों यह संस्था है जो कि मतलब हर 4 वर्ष में एशियाई खेलों का आयोजन कराती है, और ये होता है दोस्तों एशियाई खेलों का आयोजन हर 4 वर्ष में। बाकी 2023 में दोस्तों जो एशियाई खेल हुआ ये हुआ 19वां एशियाई खेल, और ये दोस्तों 2022 के स्थान पर हुआ, क्योंकि 2022 में दोस्तों कोरोना था। तो इसके स्थान पर एशियाई खेलों का आयोजन हुआ 2023 में, और ये आयोजन हुआ दोस्तों हांगझोउ चीन में। और इस एशियाई खेल में दोस्तों भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, और इसमें भारत ने कुल 107 पदक जीती। बाकी 2026 में जो 20वां एशियाई खेलों का आयोजन है वो होगा नागोया जापान में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह दोस्तों आर्यभट्ट, और इसे प्रक्षेपित किया गया था 1975 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईमेल का उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो ईमेल का उपयोग दोस्तों संदेश या मैसेज को भेजने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? तो यूएसबी का पूरा नाम है दोस्तों यूनाइटेड सिस्टम बस, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, www किससे संबंधित है? तो www ये दोस्तों इंटरनेट से संबंधित है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोबाइल में सिम का उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो नेटवर्क कनेक्शन के लिए दोस्तों मोबाइल में सिम का यूज किया जाता है। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐप क्या है? तो ऐप होता है दोस्तों एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जमकर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।